हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। हम लोग समास पढ़ रहे थे और समास में आज का टॉपिक है द्वंद्व समास। बहुत अच्छा समास है, देखिए इसको हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कर्मधारय समास को भी मैं इसी में समझाऊंगा। इसी में मैं आपको द्विगु समास भी समझाऊंगा। तो हम सिर्फ द्वंद्व समास ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि द्वंद्व समास और द्विगु समास और कर्मधारय ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कभी कभी मैच हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है। तो पूरी क्लास लास्ट तक देखेंगे, एक भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि इनमें दोनों पदों की समान प्रधानता होती है। तो हमको ये पता है कि जब कोई भी समास हम बनाते हैं तो उसमें दो पद होता है, आगे वाले को पहला पद और बाद वाले को दूसरा पद कहते हैं, और मिला के एक नया पद बनता है, और इसे ही हम कहते हैं समास। तो जो प्रथम पद होगा, जो द्वितीय पद होगा, तो प्रथम पद भी इसमें प्रधान होगा, और जितनी वैल्यू प्रथम पद की होगी उतने ही वैल्यू किसकी होगी, द्वितीय पद की होगी। हम बहुत आसान भाषा में कह सकते हैं इनमें दोनों पदों की समान प्रधानता होती है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पे और, तथा, अथवा, या एवं शब्द इत्यादि आदि लगता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा है कि भाई और बहन। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो कहेंगे कि भाई और बहन। हमने लिखा सुख दुख, हम कहेंगे सुख या दुख। हो सकता है सुख और दुख कह ले, ये भी सही हो सकता है, वो विच्छेद के ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। हमने लिखा 55, 5 और 50। अब यही डाउट आएगा, सर 55 में जो 5 है ये तो द्विगु की बात हो रही है, क्योंकि संख्यावाची है, क्योंकि संख्यावाची शब्द है। द्विगु का मतलब संख्यावाची। आपके दिमाग में आएगा सर 55 में द्विगु होगा। आप गलत नहीं है भाई। आपका जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी समास में संख्यावाची शब्द मिले तो हम उसे कहेंगे वहाँ पे द्विगु समास होगा। ठीक है, अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जितनी वैल्यू 5 की है उतनी वैल्यू 50 की भी है। मतलब 5 जितना वैल्यू रखता है उतना वैल्यू 50 भी रखता है। इस हिसाब से आप इसको कहेंगे द्वंद्व समास, क्योंकि विच्छेद आप कह रहे हैं 5 और 50, तब मिला के आप कह रहे हैं कि वो 55 होगा। अभी थोड़ा सा इसमें है, मैं आगे और जाके क्लियर कर दूंगा, तो जो डाउट है वो भी खत्म हो जाएगा। आगे है कि गंगा यमुना, तो कहेंगे गंगा और यमुना, जितनी वैल्यू गंगा की है उतनी ही वैल्यू यमुना की है। तो आप कहेंगे गंगा या यमुना, या गंगा और यमुना, गंगा अथवा यमुना। आप इनमें से और, तथा, अथवा, या एवं शब्द में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से जो परिभाषा के तौर पे हमें समझना था वो क्लियर हो गया है। हम आगे बात करेंगे द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं। तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। तो अमूमन जब पढ़ाई की जाती है वनडे एग्जाम के लिए, उसमें भेद नहीं पढ़ाए जाते। ये होता है कि अरे कहाँ पूछेगा, आता ही नहीं है तो फिर पढ़ के। लेकिन भाई आप जब कंप्लीट पढ़ रहे हैं तो एक बार एक कायदे से पढ़ लीजिए, तो ताकि डाउट खत्म हो जाए। तो द्वंद्व समास 3 भागों में बांटा जाता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। अब एक बात समझो, इतरेतर द्वंद्व का मतलब होता है कि जब हम उसका विग्रह करें, जब हम उसका विग्रह करें और विग्रह द्वारा और तथा शब्द वहाँ मिले, तब हम कहेंगे इतरेतर समास है। और जब हम कहें, जब उसका विग्रह करने पे आदि मिले या इत्यादि मिले, तब हम कहेंगे समाहार है। और यदि हमें विग्रह करते समय या अथवा शब्द बीच में मिल जाए तो उसे बोलेंगे वैकल्पिक द्वंद्व। तो पहली बात समझेंगे, द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बाबू? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा का है समाहार द्वंद्व, तीसरा का है वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व का मतलब हो गया कि और तथा मिलेगा, समाहार कम हो गया आदि और इत्यादि मिलेगा, वैकल्पिक में या अथवा मिलेगा। वैकल्पिक का मतलब वही होता है ना, विकल्प के रूप में, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, समझ रहे हैं। समाहार का मतलब है सबको समाहित करने वाला, आदि या इत्यादि। जैसे हम लिखते हैं आदि का मतलब होता है कि जब कोई चीज़
कई बार रिपीट हो, आदि, कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम कहते हैं ना कि समाहार का मतलब सबको समाहित कर लेना। इतरेतर का कि किसी एक के साथ एक कोई चीज़ हो, जैसे अगर माता हैं तो उनके साथ पिताजी रहेंगे, बहन है तो उसके साथ भाई रहेंगे, तो इसका मतलब दोनों को मिला के हम बात कर रहे हैं और जोड़ के बात कर रहे हैं। समाहार में हम कहेंगे भाई बहन, तो डॉट 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 लगाएंगे कि भाई बहन, इसके अलावा चाचा हो गए, चाची हो गए, ये लोग भी उसमें शामिल हैं। एक तरीके से जब हम बात करेंगे समाहार की बात करेंगे तो हम कहेंगे समुच्चय की बात कर लेंगे कि उसमें एक लिखा एक जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कई लोग हैं शामिल हैं। जबकि वैकल्पिक लिखा जाएगा तो उसमें जो भी चीज़ होगी उनमें से कोई एक चूज करना होगा। समझ गए आप? क्लियर हो गया? मैं और आगे चीज़ों को क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व समास। ध्यान से समझेंगे भाई। इतरेतर द्वंद्व समास में कह रहा इस समास में दोनों पदों के बीच और का लोप हो जाता है, इसलिए इसे इतरेतर द्वंद्व कहा जाता है। अब भाई लोप होने से थोड़ी काम चलने वाला है। इतरेतर का मतलब हो गया कि दोनों पदों के बीच हम और लगाएंगे या फिर तथा लगाएंगे। जैसे मैं ये कहूँ, अगर मैं कहूँ कि जैसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है क्लियर करने के लिए कि कृष्णार्जुन, मतलब कृष्ण है और उनके साथ अर्जुन है, इसका मतलब दोनों के बीच और जो लगाया गया है ये दोनों को जोड़ने के लिए लगाया गया है। कृष्ण भगवान को अर्जुन को जोड़ने के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो और है। या हम कह दें कृष्ण तथा अर्जुन, तो कृष्ण भगवान भी हैं और अर्जुन भी हैं। जितनी वैल्यू कृष्ण की है उतनी वैल्यू अर्जुन के शब्द के हिसाब से, भगवान के हिसाब से नहीं, दोनों लोगों को बराबर नहीं कर सकते भाई। हाँ नहीं, आप सोचो कि आपकी अरे भगवान को अर्जुन के बराबर करना है, भाई दोनों जने भगवान भगवान है और अर्जुन अर्जुन है। आप लोग गड़बड़ा देते हो, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। जैसे मैंने कहा राधे श्याम, तो हम राधे का मतलब राधा जी और श्याम का मतलब कृष्ण जी, और इनको जोड़ने के लिए और शब्द लगाया गया है। जैसे सीता राम, तो जितनी वैल्यू सीता की है उतनी वैल्यू राम की है, तो राम भी इसमें प्रधान हो गए और सीता जी भी इसमें प्रधान हो गई, और जोड़ने के लिए और का यूज किया गया है। आपके दिमाग के सर हम क्या और की जगह कुछ नहीं, तो भाई आप तथा का यूज कर लो, क्या दिक्कत है? आप तथा का यूज कोई मना थोड़ी करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम समझने के लिए कि सीता जी हैं और राम जी हैं, तो सीता तथा राम तब भी सही है। आगे देखेंगे भाई, हरि हर, हरि हैं, हरि का मतलब विष्णु जी और हर का मतलब शिव, तो दोनों लोगों को जोड़ने के लिए बात हो रही है, और चाहे हम तथा का यूज कर सकते हैं। उसी तरह है लव कुश, उसी तरह है माता पिता। तो आप देखिए माता पिता में क्या देखेंगे, जितनी वैल्यू माता की है उतनी वैल्यू पिता की है, तो पिता भी प्रधान हो गए और माता भी प्रधान हो गई। इनको जोड़ने के लिए और लगा दिया हमने, और जैसे ही हमने और लगाया, आपको लगता सर और से काम नहीं चला, तो आप तथा लगा दो। और जहाँ पर भी आप और तथा शब्द का प्रयोग करोगे आपके दिमाग में तुरंत आएगा यहाँ पे इतरेतर समास होगा, क्योंकि दो पदों को जोड़ने की बात हम कर रहे हैं और जोड़ने के लिए और तथा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है गुरु, गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं ताकि डाउट एकदम क्लियर जाए। जैसे हमने कहा लोटा और डोरी, तो आप कहेंगे लोटा और डोरी, और से जोड़ दिया। शस्त्र और अस्त्र, शस्त्र और अस्त्र को हमने और से जोड़ दिया। जल वायु, जल और वायु को हमने और से जोड़ दिया। तो आप कह सकते हैं कि जल तथा वायु, तब भी सही है, गलत नहीं है गुरु। आपने कहा कि धनुष और बाण को हमने और से जोड़ दिया, हम यहाँ तथा लिख दें तब भी कोई गलती नहीं है। बस तन मन धन, तो तन मन और धन। बाल लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, तो हम ज्ञान तथा विज्ञान लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। दाल रोटी, अभी दाल रोटी अगले एग्जाम्पल में मिलेगा, और तो हम दाल तथा रोटी कह सकते हैं, कोई गलती नहीं है। अब आइए आपके डाउट पे बात करते हैं, जो आपका अपवाद था। बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, यहाँ गलती नहीं कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था जब मैं द्विगु पढ़ा रहा था, मैंने कहा कि भैया 1 से 10 तक कोई संख्या हो या 10 से भाज्य हो, ठीक है। अगर 1 से 10 है और 10 से भाज्य है और उनमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये सब कौन सा समास होंगे? द्विगु समास होंगे। कौन से बाबू? द्विगु समास होगा। आपने कहा सही है सर, लेकिन इसके अलावा जो संख्याएं होंगी वहाँ पे द्वंद्व समास होगा।
अब कहेंगे सर कैसे, जैसे हमने उसमें 55 लिखा था अभी डाउट, आप कहेंगे सर संख्यावाची है तो उसके हिसाब से द्विगु होना चाहिए। भाई होना चाहिए ना, लेकिन होगा थोड़ी ना, पहले समझिएगा, अभी आपको एक एक बातें क्लियर हो जाएगी। हमने ये कहा कि अगर कोई संख्या है उसमें उन लगा हुआ है, जैसे हम लिखें 29, 39 लिख दें, 39, 49 लिख दें, तो आप उसमें उन शब्द मिल रहा है ना, तो उन है तो हम कहेंगे कि भैया वो द्विगु होगा। उन शब्द लगा है, हम क्या कहेंगे, द्विगु लगा है। तो यही बात है कि अगर उन उपसर्ग उसमें लगा है तो उसे कहेंगे द्विगु, लेकिन अगर उन नहीं लगा है गुरु, तब वहाँ पे इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे समझो, हमने कहा 68, हमने लिखा 8 और 60, तो मिला के 68 हो जाएगा। भाई 8 लिख दीजिए, 60 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसका मतलब है इनको जोड़ने के लिए और का है, और जहाँ पे और शब्द यूज हो, जहाँ पे तथा शब्द यूज हो, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ किसकी बात हो रही है, इतरेतर द्वंद्व समास की बात हो रही है। जैसे हमने लिखा 63, 63 में हमने कहा कि भैया 3 है और 60 है, तो 63 हो गया। हमने लिखा कि 25 है, हमने लिखा 5 और हमने 20 जोड़ दिया और से। 31 है, 1 है और 30 है। जब मैं आपको द्विगु पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था बाबू ये डाउट मैं क्लियर करूंगा, तो वहाँ मैंने नहीं बताया था, जानबूझ के नहीं बताया था, ताकि जब सही समय पे सही चीज़ें बताई जाती हैं तो आपके दिमाग से डाउट खत्म हो जाता है। जैसे आपने लिखा 35 है, तो हमने कहा कि भैया 5 है और 30 है। हमने लिखा 91 है, 1 है और 90 है। 71 है, 1 है और 70 है। 38 है, 8 और 30 है। तो ये हो गए वो एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में डाउट पैदा कर रहे हैं। अब एक बात समझो, आपने क्या क्या समझा। मैं कह रहा हूँ कि तुम अगर 1 से लेके 10 तक कोई संख्या लिखते हो तब ये द्विगु होगा। ध्यान से समझना भाई, ये द्विगु होगा। अगर आप 10 से भाज्य कोई संख्या लिखते हो जिसमें 10 से भाग चला जाए, आप कहेंगे सर 20 में जाता है, 30 में जाता है, तो लेकिन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 में ये भाई एक संख्या है ना, इसका विग्रह नहीं होगा, तो इसमें कोई समास होता ही नहीं है, पहली बात। अब बात आई कि सर जैसे 21 हो गया, 31 हो गया या 41 हो गया, ये डॉट डॉट लिखते हैं, तो हमने कहा कि भैया इसमें 1 आ रहा है ना, और 1 में आप 20 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, अर्थात इसमें कौन सा समास होगा, तब आप कहोगे कि सर इसमें द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व क्यों होगा, क्योंकि 1 और 20 आप जोड़ रहे हो बाबू, 1 और 20 आप जोड़ रहे हो। अब यहीं एक बात और समझेंगे भाई, एक बात समझो, हमने यहाँ पे लिखा 19, हमने लिखा 29, हमने लिखा 39, आपके दिमाग में क्या आएगा सर, हम 19 जब लिख रहे हैं कि 1 + 20 लिख रहे हैं भैया, समझ रहे हो। हम यहाँ लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं कि 29, 1 + 30, तो हम यहाँ उपसर्ग क्या उन लगा रहे हैं, 39 में उन लगा रहे, तो हमने कहा कि जहाँ पे उन उपसर्ग लगा होगा, जहाँ पे उन उपसर्ग लगा होगा वो सब संख्याएं द्विगु समास में आएंगी। अब भाई आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, बात समझिए। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। रिपीट क्या करना है कि अगर 1 से लेकर 10 तक संख्या है तो वो द्विगु होगी। चलो भैया क्लियर हो गया। अगर 10 से भाज्य है तब भी वो द्विगु होगी, केवल 20, 30, 40, 50, 60 को छोड़ के, मतलब 100 तक, जो क्योंकि एक ही है, इनमें भी द्विगु होगा। अगर 21 लिखा है, 31 लिखा है, तब यहाँ पे कौन सा होगा, इतरेतर होगा, इतरेतर होगा। आपके दिमाग में है सर 39, 49, 59, तो उन लगा है तब भी द्विगु होगा। समझ आई बात। अब आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमने लिखा 75 लिख लिया, हमने 85 लिख दिया, हमने 95 लिख दिया, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 5 + 70 जोड़ना है, इसमें 5 + 80 जोड़ना है, इसमें 5 + 90 जोड़ना है। इस हिसाब से हम देखेंगे तो द्विगु कहाँ होगा, कहाँ द्वंद्व होगा, और कहाँ पे और क्या हो सकता है, हमने भाई डिटेल कर दिया। इससे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी अगर कन्फ्यूजन रह जाता है भाई कमेंट कर देंगे, सर जी ये वाला नहीं समझे, मैं समझा दूंगा। आइएगा आगे बात करेंगे भाई।
कि समाहार द्वंद्व, समाहार का मतलब होता है कि जब हम किसी बहुत सारी चीज़ों को एक जगह समाहित करके लिखते हैं तो उसे हम समाहार कहते हैं। कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि दोनों पदों मिलकर किसी एक अन्य संज्ञा का अर्थ का बोध कराते हैं, दोनों पद बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तथा इसके समास विग्रह करने पे लास्ट में हमें क्या मिलता है, आदि या इत्यादि शब्द का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। हमने लिखा दाल रोटी, आप कहेंगे दाल है, रोटी है और आदि है। इसका मतलब दाल रोटी, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, दाल हो सकता है, रोटी हो सकती है, हो सकता है उसके साथ घी लगा हो सकता है उसके पास आपके पास सलाद हो सकता है खटाई हो सकता है डॉट 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 बहुत कुछ हो सकता है। बात समझ आई। हमने लिखा चाय और पानी, तो आपके दिमाग में चाय और पानी सिर्फ नहीं, चाय पानी उसके बाद टोस्ट बिस्किट नमकीन सब कुछ हो सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या आदि लगा है। कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा होगा और लत्ता भी होगा। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फूल फल, तो फूल और फल नहीं कहोगे, फूल फल में आप कहोगे आदि, फूल फल आदि, उसमें और जो उससे संबंधित चीज़ें वो आ सकती हैं। साग पात, साग होगा उसकी पात की बात है, आदि आदि आदि। आप हर जगह देख रहे हो कि आदि शब्द जुड़ा हुआ है, आदि लिख लीजिए चाहे इत्यादि लिख लीजिए, बात बराबर है। बस द्वंद्व समास में एक बात आपको हर जगह कॉमन मिलेगी कि योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। हमने पहला शब्द ये लिखा, फिर योजक चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरा शब्द लिखेंगे। अगर ये दिख बीच में आपको ये जो योजक चिन्ह मिल जाता है, इस योजक चिन्ह को भी आप देख के आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। आप तो गलत नहीं होंगे, मैक्सिमम आपका सही हो जाएगा। तो ये भैया समाहार हो गया। आएंगे लास्ट में बात करेंगे वैकल्पिक द्वंद्व। क्या बात करेंगे, वैकल्पिक द्वंद्व। अब क्या है वैकल्पिक द्वंद्व में, वो आपसे एकदम सीधा सीधा कहेगा कि जब हम समास विग्रह करते हैं तो जो शब्द होंगे उसमें वो शब्द अपने एक दूसरे का विपरीत अर्थ देंगे, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देंगे। इसके कारण वैकल्पिक कहा जाता है, विकल्प हो जाता है। जैसे आपको अगर दुख है तो उसका जस्ट उल्टा दुख होना चाहिए, सुख है तो उसका जस्ट उल्टा दुख होना चाहिए, दुख है तो उसका जस्ट उल्टा सुख होना चाहिए। और दोनों शब्दों के बीच में चाहे या शब्द लगेगा या अथवा शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि दुख होगा या सुख होगा, दुख अथवा सुख। ये बात क्लियर हो जाए। देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सुख योजक चिन्ह दुख, तो भैया सुख होगा या दुख होगा। तो जहाँ पे या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम अथवा का प्रयोग कर दें तो गलत नहीं है। हमने लिखा जय है, दूसरा है पराजय, तो जय या पराजय। सत्य या असत्य, या का है या अथवा। जैसे एक ही बताओ, हमने लिखा एक शब्द है सत्य, दूसरा लिखा असत्य, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या कहेंगे, या तो आप सत्य को चूज करेंगे या फिर असत्य को चूज करेंगे। दोनों को एक साथ चूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कहेंगे सत्य या असत्य, या फिर सत्य अथवा असत्य। चाहे सत्य को चूज कर लीजिए चाहे असत्य को चूज कर लीजिए। बात समझ आई। जैसे हमने कहा कि लाभ हानि, तो आपको या तो लाभ होगा या तो हानि होगी, या तो क्या होगी, हानि होगी। तो क्लियर हो गया कि भैया या तो एक समय में लाभ होगा, एक समय में क्या होगी, हानि होगी। तो विकल्प की बात तो यही हुई, या तो आपको विकल्प का मतलब यही होता है ना कि एकदम यही वाली चीज फिक्स, या तो लाभ या तो हानि। तो बात समझ आई। चाहे यहाँ या लगा दें या फिर आपको दिमाग करता है यहाँ पे अथवा लगा दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यश अपजस, देखा अनदेखा, कर्तव्य कर्तव्य। तो एक चीज़ समझ में आई, हमने जहाँ जहाँ यह लगाया हुआ है आप यहाँ पे अथवा शब्द का भी प्रयोग कर देंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए, तो हम लोगों ने द्वंद्व समास को अच्छे से पढ़ा, अब कोई डाउट नहीं है। इसके बाद भी अगर भाई कोई डाउट है आपके दिमाग में तो आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे और मैं उसको क्लियर कर दूंगा। बाकी नोट्स बनाए रखिए, बनाते रहिए ताकि आपको आगे काम आए। और कोई डाउट है आगे वाली क्लास में, और अगर आपको मटेरियल अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम।